हेलो एवरीवन, आज पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में। प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं और ये क्यों यूज किए जाते हैं। तो जैसे हमारे एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं, ऐसे प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट काइंड से काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी जैसे ग्लैंड है वो नहीं होती। तो ये काम कैसे करते हैं और उनका क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या बोलो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट होंगे और एक से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो है प्लांट में हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं कि कहाँ पे जो ये सिंथेसाइज्ड हुए, एक जगह पे सिंथेसाइज्ड होते हैं और डिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि दूसरी जगह पे जाके एक्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन। हार्मोन कहीं भी हो, हार्मोन का यही होता है कि कहीं पे भी जो है ये सिंथेसाइज होंगे, दूसरे प्लेस पे जाके डिफ्यूज हो जाएंगे और अपना वर्क करना शुरू कर देंगे। तो जो प्लांट के केस में हार्मोन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। और जो फाइटो हार्मोन होते हैं उसमें होता है हमारे पास ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरलिन और जो साइटोकाइनिन होते हैं वो होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। तो इस चीज़ को याद जरूर रखना कि ग्रोथ प्रमोटर में कौन से हार्मोन है और ग्रोथ इनहिबिटर में कौन से हार्मोन है। आधा काम तो हमारा यहीं पे हो जाएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर कुछ भी चीज़ प्रमोटिंग साइड लग रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन में इन तीन जो हैं उन्हीं के लिए जाओगे। ये दो तो जो हैं इनहिबिटर की तरह काम करेंगे। और अगर इनहिबिटर जैसा कुछ काम दिख रहा है और आपको हार्मोन से कुछ याद नहीं आ रहा तो आप एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के साथ जाएंगे। फर्स्ट जो प्लांट हार्मोन था वो कौन सा था? ऑक्सिन था, उसको डिस्कवर किया था। अब इस ऑक्सिन को कैसे डिस्कवर किया था, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतना हमें समझ में आ गया कि जो फाइटो हार्मोन होते हैं यानी कि प्लांट हार्मोन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक प्रमोटर की तरह काम करते हैं, दूसरे इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। प्रमोटर की कैटेगरी में हमारे AGC आते हैं और जो इनहिबिटर की कैटेगरी है उसमें हमारे आते हैं AE। क्या हुआ था कि हमारे साइंटिस्ट ने एक शूट के ऊपर काम करके देखा था और वो शूट किसकी थी? वो थी कैनरी ग्रास। और जो कैनरी ग्रास है वो मोनोकोट है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑक्सिन के ऊपर साइंटिस्ट ने जो काम किया था वो कौन सा प्लांट लिया था? मोनोकोट लिया था, डाइकोट लिया था, और उसके कौन से पोर्शन पे जो है वर्क किया था? तो ये कोलियोपटाइल मतलब शूट हम बोलते हैं। और कैनरी ग्रास ली गई थी जो कि एक मोनोकोट प्लांट था। उन्होंने क्या किया था, जैसे ही लाइट ऊपर से आती है यानी कि ऑक्सिन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सिन का काम वो जो प्लांट होता है उसकी शूट पे जो है ऑक्सिन सबसे ज़्यादा काम करता है। यानी कि ऑक्सिन सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज जो होगा वो हर प्लांट की शूट पे होगा। ऊपर से जो लाइट आएगी तो इसकी जो है बेंडिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ऑक्सिजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है तो इसकी बेंडिंग शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डार्विन। डार्विन ने ऑक्सिन को देखा था कि ऑक्सिन जो है वो शूट सिस्टम में सबसे ज़्यादा काम करता है और जो शूट होता है वो बेंडिंग हो जाता है टुवर्ड लाइट, और फिनोमिना को बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म। तो क्वेश्चन आए कि जो प्लांट है वो टुवर्ड लाइट यानी फोटोट्रोपिज्म की तरफ मूव कर जाता है, ये कौन सा हार्मोन होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन होता है। डार्विन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कहाँ पे किया था? शूट के अंदर किया था। और कौन सा जो था? मोनोकोट प्लांट था यानी कि कैनरी ग्रास के अंदर किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि डार्विन एंड हिज सन ऑब्जर्व कोलियोपटाइल ऑफ कैनरी ग्रास ग्रो टुवर्ड लाइट। ग्रो टुवर्ड लाइट मतलब फोटो पीरियोडिज्म। एक्सपेरिमेंट ऑन कैनरी ग्रास मोनोकोट, यानी किसने किस पे किया था? मोनोकोट पे किया था। और क्या दिया था? फोटो पीरियोडिज्म का फिनोमिना दिया था। दूसरा साइंटिस्ट आया ऑक्सिन के लिए, FW वेंट। उसने क्या किया? ऑक्सिजन को कहाँ से किया? ऑक्सिन को आइसोलेट किया ओट्स से, जो कि ओट्स है वो अवीना स्पीसीज के अंदर आता है। और ये अवीना स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पीसीज के ऊपर ऑक्सिन के लिए टेस्ट किया गया था या ऑक्सिन आइसोलेट किया गया था। तो वो थी हमारी
अवीना, ए से ऑक्सीजन और ए से अवीना, यहाँ से हम याद रखेंगे। और साइंटिस्ट था FW वेड। दूसरा क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसने कौन सा टेस्ट किया था, अवीना स्पीसीज पे किया था, तो अवीना बायो एसिड टेस्ट किया था फॉर दिस। हम इसका नाम याद रखेंगे, कौन सा टेस्ट किया था, अवीना बायो एसिड टेस्ट किया था। बायो एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, बायो एसिड टेस्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हार्मोन की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जानने के लिए हम जो है बायो एसिड टेस्ट करते हैं। और ये हम डिफरेंट हार्मोन के बारे में जानने के लिए बायो एसिड का टेस्ट करते हैं। तो जो टेस्ट ऑक्सीन के लिए हुआ था, हम याद करेंगे, वो बायो एसिड क्या था, अवीना बायो एसिड टेस्ट था। अवीना बायो एसिड टेस्ट क्यों था, क्योंकि ये अवीना स्पीसीज पे किया गया था, और अवीना स्पीसीज के अंडर क्या है, ओट्स। तो ये वाला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसने क्या किया था कि इसने एक अवीना स्पीसीज यानी कि ओट्स का एक प्लांट लिया, ठीक है, उसकी टिप को कट कर दिया। देखो मैंने ये आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन की टिप पे होती है, यानी कि शूट पे होती है, जहाँ पे लाइट डायरेक्ट पड़ती है और इसकी बेंडिंग हो जाती है। तो इसने क्या किया, टिप को कट कर दिया और टिप को अगार जेल के अंदर रख दिया। अब लाइट आई तो इस वाला जो पोर्शन था टिप कटने के बाद इसने कोई भी फोटो पीरियोडिज्म शो नहीं किया। फोटो पीरियोडिज्म मतलब बेंडिंग टुवर्ड लाइट। तो इस पोर्शन ने कोई भी बेंडिंग टुवर्ड लाइट नहीं की। उसने क्या किया, इसको फिर से उठाया, इसके ऊपर रख दिया और फिर से जो है इसके ऊपर लाइट दी। जैसे ये पोर्शन यानी कि शूट का पोर्शन यानी कि ऊपर वाला पोर्शन इसके ऊपर रखा तो दोबारा से इसकी जो है वो बेंडिंग शुरू होगी। तो उसने बताया कि जो प्लांट है, प्लांट में जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा जो है शूट में होता है और फोटो पीरियोडिज्म का फिनोमिना जो है वो करवाता है। तो इससे ये फाइनल हुआ कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो प्लांट के शूट पे होता है और फोटो पीरियोडिज्म में हेल्प करता है। जो ऑक्सीजन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, वो कहाँ से ड्राइव होता है, ऑक्सीजन जो है ट्रिप्टोफैन से ड्राइव होता है। और ये भी बात बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन है, ट्रिप्टोफैन है। अब ये ट्रिप्टोफैन कहाँ से लिया गया था, ह्यूमन के यूरिन से लिया गया था। और ट्रिप्टोफैन क्या है, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूज किया जाता है। तो ऑक्सीजन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के शूट सिस्टम पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके लिए 2 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक हमारे डार्विन थे, एक हमारे वेंट थे। डार्विन ने कहाँ पे किया, कैनरी ग्रास में किया, मोनोकोट पे किया। लेकिन FW वेंट ने कहाँ पे किया, ओट्स में किया, यानी कि अवीना स्पीसीज में किया। और अवीना स्पीसीज में जो टेस्ट किया गया था उस टेस्ट का नाम बोला गया था बायो एसे। लेकिन बात दोनों ने एक ही बताई, फोटो पीरियोडिज्म का फिनोमेना इन्होंने बताया। और ऑक्सीजन कहाँ से ड्राइव हुआ, हमारा ट्रिप्टोफैन से। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑक्सीजन जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है, एक नेचुरल ऑक्सीजन होता है और एक सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। जो नेचुरल ऑक्सीजन होता है और सिंथेटिक होता है, इसका नाम भी एग्जाम में आता है तो हमें याद रखना पड़ेगा। नेचुरल जो होता है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। और जो सिंथेटिक होती है NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोक्सिफेनोल एसिटिक एसिड होता है। तो किसी भी तरीके से ये जो हमारे नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन है उसके नाम को याद कर लेना है। अब ऑक्सीजन का जो है वो यूज़ क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मोस्टली जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर होता है, उसमें हमारा ऑक्सीजन यूज होएगा। दूसरा हम याद रखेंगे कि जो स्टेम का इलोंगेशन होगा, स्टेम के ऊपर होगा, वहाँ हमारा ऑक्सीजन होगा। प्लांट प्रोपेगेशन में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एक जो ये क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन प्रिवेंट फ्लावरिंग किसमें, पाइनएप्पल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को कौन प्रिवेंट करता है, तो ऑक्सीजन करता है। पार्थेनोकार्पी, देखो पार्थेनोकार्पी की तो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्थेनोकार्पी से क्या होता है। पार्थेनोकार्पी से हमारा क्या होता है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हमारे पार्थेनोकार्पी में हम इसको याद रखेंगे कि पार्थेनोकार्पी में हमारा ऑक्सीजन यूज होता है।
एपिकल डोमिनेंस में यूज होता है, टी प्लांटेशन में यूज होता है, फ्रूट और लीफ की जो अर्ली स्टेज में ड्रॉप होती है उसमें हेल्प करता है, अब्सीशन के टाइम ये हमारा यूज होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये याद रखेंगे कि जो हर्बिसाइड की तरह कौन यूज होता है, हर्बिसाइड की तरह हमारा ऑक्सीन यूज होता है। और उस हर्बिसाइड का हम नाम याद रखेंगे, कौन सा हर्बिसाइड होता है, 2,4-D होता है। और दूसरे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये मोनोकोटिलिडन के लिए यूज होता है या डाइकोटिलिडन के लिए यूज होता है। तो ऑक्सीन जो है एज ए हर्बिसाइड डाइकोटिलिडन के लिए यूज होता है, मोनोकोटिलिडन के लिए यूज नहीं होता। इट इज़ यूज टू प्रीपेयर वीड फ्री लोन बाय गार्डनर्स, यानी कि जो वीड फ्री, जो खरपतवार नहीं होते लोन्स में, जो घरों के बाहर आजकल लोन लगाए जाते हैं या पार्क वगैरह में, ये जो ग्रीनरी होती है वो वीड फ्री जो ग्रीनरी होती है वो किसकी वजह से होती है, ऑक्सीन की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें हम याद रखेंगे कि डाइकोटिलिडन्स में होता है, मोनोकोटिलिडन्स में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो इसके जो काम है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो एक हम निमोनिक्स पढ़ते हैं। एक्समस पर एडी ने, आदित्य ने, अद्विक ने, कुछ भी याद रखो, सैली को रोज फ्लावर दिया। तो एक्समेस से हमारा हो जाएगा कि जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद पार से हम याद रखेंगे पार्थेनोकार्पी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पार्थेनोकार्पी। एडी से हम याद रखेंगे कि एपिकल डोमिनेंस में करता है। और सैली से हम याद रखेंगे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और रोज से हम करेंगे रूटिंग में, और फ्लावर से हम करेंगे फ्लावरिंग में। एक्समेस पर आदित्य ने सैली को रोज का फ्लावर दिया, ठीक है, इससे हम याद रखेंगे। दूसरा हम एक ये याद रख लेंगे कि जो लोन फ्री जो घास होती है, लोन में जो वीड फ्री घास होती है उसमें भी हमारा ऑक्सीन होता है। और एक किसी तरह पाइनएप्पल का नाम हम याद रख लेंगे। तो ये सब जो है ऑक्सीन के बारे में है। आई होप आपको ऑक्सीन क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीन में क्या नाम करना है हमें याद, कि ऑक्सीन कहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलती है, शूट पे मिलती है। 2 साइंटिस्ट के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की कि ऑक्सीन 2 तरीके का होता है, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। ऑक्सीन फोटो पीरियोडिज्म शो करता है। और फिर उसके बाद हमने बात की कि ये क्या 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 फंक्शन करता है। और ये फंक्शन मोस्टली हमने जो है निमोनिक से याद कर लिए। एक ये फंक्शन जो है हम याद कर लेंगे कि वीड फ्री लोन में हेल्प करता है। और एक हम अपने पाइनएप्पल का नाम याद कर लेंगे। तो इससे हमारा ऑक्सीन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और एक इसका जो प्रिकर्सर है वो हम याद कर लेंगे कि ऑक्सीन का प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन होता है, जो कि एक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट है हमारा जिबरलिन। जो जिबरलिन है उसमें हम याद करेंगे कि जो जिबरलिन है वो हर चीज़ को लंबा कर देता है, यानी कि जिराफ से याद करेंगे। जी से जिबरलिन और जी से जिराफ। जिराफ की जो नेक है वो बहुत लंबी होती है, तो हर चीज़ को लंबा करने का जो भी काम करेगा वो हमारा करेगा जिबरलिन भैया। और जिबरलिन क्या है, एंटागोनिस्टिक काम करता है किसके, हमारे ABA के एंटागोनिस्टिक काम करता है, एब्सिसिक एसिड के। देखो ये हमारा कोई सीड है, सीड में क्या है हमारा रेडिकल निकला, ये हमारा रूट हेयर हो गया और ये हाइपोकोटाइल हो गया। हाइपोकोटाइल मतलब स्टेम। तो ये हमारी स्टेम को ना बहुत ज़्यादा लंबी कर देता है। जब भी स्टेम को लंबी करेगा, यानी कि इलोंगेशन का जो भी लंबा करने का काम आएगा वो हमारे जिराफ का है, यानी कि जिबरलिन का है। इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। इसमें एक फ़नी बात ये है कि इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक फंगस में हुई थी। देखो ऑक्सीन की डिस्कवरी थी ह्यूमन यूरिन में हुई, लेकिन हमारे जिराफ की यानी कि हमारे जिबरलिन की डिस्कवरी जो है फंगस के अंदर हुई। इसमें क्या था, एक डिजीज आ गई थी जिसका नाम था बकाने फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस कोज्ड बाय फंगस। इस फंगस का हम नाम याद रखेंगे, कौन सा फंगस था, जिब्रेला। जिबरलिन जो है वो हार्मोन है और फंगस कौन सी है, जिब्रेला, ठीक है। तो जिब्रेला, जिबरलिन, जिराफ, इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। और कौन से प्लांट में आई थी, राइस के प्लांट में, यानी कि राइस के प्लांट की जो स्टेम थी ना वो बहुत लंबी लंबी होना शुरू हो गई थी। देखो कोई भी चीज़ छोटी होती है वो भी अच्छी नहीं लगती, और बहुत बड़ी होती है वो भी बेवकूफ़ जैसी लगती है। तो इसके नाम में ही पता चलता है कि बकाने फुलिस, कोई बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है तो वो भी ओड लगता है ना, फुलिश लगता है ना। ऐसे हम याद रखेंगे कि जो बकाने फुलिस सीडलिंग की डिजीज़ थी वो किस हार्मोन की वजह से थी जिबरलिन में। और ये कौन सा फंगस था हमारा, जिब्रेला फ्यूजिक्वेन। हम जिब्रेला से भी याद रख सकते हैं, अकेला जिब्रेला, जिबरलिन जिब्रेला, ठीक है। उससे क्या था, रैपिड सेल इलोंगेशन होना शुरू हो गया था और हमारे जो स्टेम का इलोंगेशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था।
अब जिबरलिन हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, GA1 होता है, GA2 होता है और GA3 होता है। अगर फर्स्ट जिबरलिन की बात करी जाए तो GA1 नहीं आएगा। फर्स्ट जिबरलिन जो आइसोलेट हुआ था वो हमारा था GA3 था। और ये जो साइंटिस्ट थे ये थे हमारे कुरोसावा हमारे साइंटिस्ट थे। इस कुरोसावा ने काम करके दिखाया, क्या करके दिखाया कि जो ये एक फंगस है, ये फुलिस फंगस ने कौन सी डिजीज कर दी थी, बकाने फुलिस डिजीज, यानी कि बकाने फुलिस से नाम हो गया कि बहुत ज़्यादा लंबा स्टेम का इलोंगेशन हो गया था। अब उसके बाद क्या होता है कि जो जीएस होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, तो एसिडिक होते हैं। और इसके फंक्शन की बात करेंगे, देखो कहीं भी अगर स्टेम की इलोंगेशन की आपको बात दिखेगी तो आप झट से जाके वहाँ पे जिबरलिन को टिक कर देना। इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, जैसे ग्रेप होगी, घिया होगी, इन सब की लंबी लंबी स्टेम को बढ़ा देता है। और राइस में अगर डिजीज है तो वो कौन कर रहा है, हमारा जिबरलिन कर रहा है। जिबरलिन हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल। एप्पल को बड़ा बड़ा जो बेमौसम के सुंदर सुंदर एप्पल आते हैं वो किसके कारण आते हैं, जिबरलिन के कारण आते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री में जो है ये हमारी हेल्प करता है। जहाँ भी गन्ने की बात होगी, शुगर केन की बात होगी, देखो गन्ना भी लंबा होता है और जिराफ भी लंबा होता है, तो शुगर केन की ट्री को ना, प्लांट को बहुत लंबा कर देता है, जिससे प्रोडक्शन जो होती है बड़ी होती है। अगर उस ट्री की जो है इतनी छोटी छोटी वो बनती हैं तो ये काफ़ी लंबी लंबी बना देता है और उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जहाँ भी शुगर केन की बात आएगी हम वहाँ पे अपने जिबरलिन को टिक कर देंगे। बोल्टिंग इंडस्ट्री में जो है ये हमारी जिबरलिन का यूज होता है। और मैच्योरिटी पीरियड में, यानी कि जो अर्ली सीड प्रोडक्शन, यानी कि मैच्योरिटी चीज़ों की बढ़ा देता है, अर्ली सीड का प्रोडक्शन जो है वो इस जिबरलिन की हेल्प से ही होता है। इसमें क्या होता है कि हम ऐसे हम इसको याद रखेंगे, इसका प्रीकर्सर जो होता है वो ट्रपीन से हम याद रखेंगे। देखो ट्रपीन इसका प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर को भी ध्यान रखना कि इसका क्या है, प्रीकर्सर वो है ट्रपीन। इसमें हम याद रखेंगे जबर। देखो जिबरलिन, जबर, जिराफ सब जी की बातें हो रही हैं, तो जी से हमारा हो गया गन्ना, गन्ना यानी कि शुगर केन। ग्रेप्स, गोभी, यानी कि जो भी हमारी रोजाटे फैमिली होगी ना, रोजाटे फैमिली में काम हमारा कौन करता है, वो करता है हमारा जिबरलिन। तो गोभी जो है वो कैबेज होती है और कैबेज रोजाटे फैमिली में आती है। ग्रोसरी के अंदर जो भी हमारी मार्केटिंग पीरियड होता है उसमें ग्रोसरी की जो चीज़ होती है उसमें हमारा जो है जिबरलिन काम करता है। बी से हम याद रखेंगे कि बोल्टिंग इफेक्ट और ब्रूइंग इंडस्ट्री, यही हमने पढ़ा है कि इंक्रीज कर देता है बोल्टिंग को। और जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में हमारा यूज होता है वो कौन होता है, हमारा जिबरलिन। और आर से हमारी क्या होगी, रोजेटे फैमिली। और रोजेटे फैमिली में हम याद करेंगे कि हमारा बीट और कैबेज आता है। तो इससे हमें याद हो जाएगा, देखो कैसे याद होगा, हम पढ़ रहे हैं जिबरलिन और जिबरलिन को याद करने का तरीका हमने याद किया जिराफ। जिराफ की नेक बहुत लंबी होती है तो इसका काम भी क्या है, स्टेम को इलोंगेशन करने का इसका काम होता है। फिर इसमें जो डिजीज थी वो क्या थी, बकाने फुलिस सीडलिंग डिजीज, यानी कि जो राइस का प्लांट था उसकी स्टेम बहुत लंबी हो गई थी। कोई भी चीज़ वो बहुत लंबी होती है तो वो फुलिश लगती है, तो हमें यहाँ से याद रह जाएगा कि बकाने फुलिस डिजीज थी। और फंगस का नाम भी जिब्रेला था, यानी कि जैसा जिबरलिन है ना, हर चीज़ जी से ही शुरू हो रही है, ऐसे हम याद रखेंगे। GA3 जो था फर्स्ट था। जबर से हम इसका पूरी की पूरी निमोनिक याद कर लेंगे कि कहीं भी जो है इलोंगेशन का काम जो है ये कर रहा है और एसिडिक नेचर में होता है। और इसका प्रिकर्सर जो होता है हमारा ट्रपीन होता है। आई होप आपको जिबरलिन समझ में आ गया होगा। अब हम जिबरलिन के बाद हम करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन। सी से साइटोकाइनिन और सी से सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का काम करता है हमारा साइटोकाइनिन। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, स्कूग और मिलर ने की थी। ये हमें कहाँ पे मिला था, किनेटिन एक साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग सब्सटेंस होता है। ये हमें कहाँ से मिला था, ये वाला हमें मिला था फिश से। और फिश का नाम क्या था हमारा, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म से हमें ये वाला साइटोकाइनिन मिला था। इसके बारे में यही एक अलग बात है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो साइटोकाइनिन है, सी से तो ये तो याद हो जाएगा, सी से साइटोकाइनिन, सी से जो है हमारा सेल डिवीजन करता है। और साइंटिस्ट का नाम भी याद हो जाएगा, देखो स्कूग, सह की ही साउंड आ रही है सी जैसी, लेकिन इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया था, ये हमें हैरिंग फिश एक मछली थे उसके स्पर्म से हमें लिया था। और कि जो किनेटिन है वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है, एडिनाइन और प्यूरिन की
जो है मॉडिफाइड फॉर्म होती है। तो हम ये याद रखेंगे, जो आर्टिफिशियल हमारा साइटोकाइनिन है वो फिश से लिया गया था, लेकिन जो नेचुरल सब्सटेंस के अंदर भी किनेटिन मिलता है तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें, जो हमारा कोकोनट मिल्क होता है और कॉर्न कर्नल होता है उसके अंदर हमें जिएटिन का जो है वो सब्सटेंस मिलेगा। तो जो नेचुरल फॉर्म होती है हमारी, जो कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल के अंदर हमें साइटोकाइनिन मिल जाएगा। यानी कि अगर हमें कहीं भी साइटोकाइनिन का इफेक्ट दिखाना हो प्लांट में, अगर हमारे पास ये वाली चीज़ नहीं प्रेजेंट है किनेटिन की, तो हम वहाँ पे जो है कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं और कॉर्न कर्नल भी डाल सकते हैं, जो कि एज ए जिएटिन की तरह काम करेगी। नेचुरली साइटोकाइनिन का नाम पूछा जाए तो वो कौन होता है, जिएटिन। और जो है आर्टिफिशियल के नाम से पूछा जाता होता हो तो वो होता हमारा काइनेटिन। ठीक है। सिंथेसाइज्ड रीजन वेहर्स रैपिड सेल डिवीजन टेक प्लेस। सेल डिवीजन की जहाँ भी आपको सेल डिवीजन की बात दिख जाए ना, जहाँ भी आपको सेल डिवीजन लिखा दिख जाए वहाँ पे आप साइटोकाइनिन को टिक करके आ जाना। रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट बड्स, यंग फ्रूट में एक चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि रूट और शूट की फॉर्मेशन में क्या यूज होता है, तो रूट और शूट की फॉर्मेशन में जो है हमारा साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की जो है रेशो पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि क्वेश्चन में पूछा जाए रूट और शूट की जो फॉर्मेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, साइटोकाइनिन पे करती है या ऑक्सिन पे, तो साइटोकाइन और ऑक्सिन की रेशो पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, न्यू लीव्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स में होता है, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंसिस शूट फॉर्मेशन में करेगा, ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंसी को। और जो है इसको हम निमोनिक से याद करेंगे। ठीक है, निमोनिक से याद करते हैं। साइटोकाइनिन में याद रखेंगे सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, एस से जो है इसका स्कूग हो गया, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन आ रही है। दो तरीके से होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस जो था हमें कोकोनट मिल्क से और कोरन से, देखो ये भी सी से ही शुरू हो गया। और जो है वैसे हमें ये कहाँ से मिला था, हैरिंग फिश से हमें मिला था। और जो है जो नेचुरली सिंथेसाइज्ड साइटोकाइन है उसका नाम है जिएटिन। अब निमोनिक से हम इसके फंक्शंस को याद करते हैं। देखो ट्रिक में हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें सेल डिवीजन की बात दिख जाएगी ना वहाँ पे हम अपना साइटोकाइनिन को जो है टिक करके आएंगे। तो सेल डिवीजन की बात हमें कहाँ कहाँ दिख रही है, शूट बड्स में, शूट बर्ड में, लीव में, लेटरल शूट में, फ्रूट में, क्लोरोप्लास्ट में, एडवेंटिशियस शूट में, लीफ सेंसेस में, जहाँ भी शूट सेल डिवीजन किया हमने वहीं पे क्या है साइटोकाइनिन से शूट कर दिया। और इसका जो प्रीकर्सर होता है वो होता है हमारा अमीनोप्यूरिन। तो प्रीकर्सर याद कर लेना सबके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं इथाइलिन के ऊपर। साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन, बात खत्म। अब हम बात करते हैं इथाइलिन के ऊपर। इथाइलिन का दूसरे ये याद रखेंगे कि हम इथाइलिन को लिखते कैसे हैं, C2H2। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो गैसियस फाइटो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, हमारा इथाइलिन। इथाइलिन गैसियस PGR होता है। इसकी डिस्कवरी जो थी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कजन्स। ये वो वाला कजन नहीं, साइंटिस्ट का नाम था कजन। उसने क्या किया था कि ही फाइंड आउट राइपेंड ऑरेंज प्रोड्यूस सम वोलेटाइल केमिकल विच प्रमोट राइपनिंग ऑफ बनाना। उसने देखा कि जो पका हुआ संतरा है उसमें से कुछ वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस निकल रहे हैं और जो बनाना की जो है राइपनिंग में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बाद में उसने पाया कि ये कोई गैसेस PGR है जो उसका नाम जो है इथाइलिन। तो ये इथाइलिन जो है कौन से साइंटिस्ट ने किया था, कजन्स ने किया था। और इथाइलिन का डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, राइपेंड ऑरेंज से उसने इसका पता लगाया था। इसमें हम एक बायो एसे की बात करेंगे, ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे। देखो अवीना बायो एसे के बारे में हमने बात किया था। अवीना मतलब ऑक्सिन, और अवीना किसका स्पीसीज है, ओट्स। मतलब अवीना स्पीसीज के अंदर कौन आता है, ओट्स। और जो अवीना बायो एसे किया था हमने वो ऑक्सिन के लिए किया था। एक बायो एसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इथाइलिन के लिए। तो इथाइलिन में जो बायो एसे था उसका नाम याद रखेंगे ट्रिपल बायो रिस्पॉन्स बायो एसे। और बायो एसे का हमें पता है, बायो एसे का पता मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो है हम केमिकल की कंसंट्रेशन के बारे में पता लगाना। तो इसमें क्या था, एक सीड था, उसमें 3 तरीके का काम हो रहा था। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में
या उसके ऊपर एक हुक की जो है फॉर्मेशन बन रही थी, जिसको एपिकल हुक इन डाइकोट सेडलिंग हम बात करते हैं, या जो है ब्रोडनिंग ऑफ एक्सिस या स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, इन 3 चीज़ों में जो है इसके लिए वर्क किया गया था। इसको इसलिए बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे। तो ये हम याद करेंगे कि जो ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे होता है वो किस तरीके के रिस्पॉन्स देता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में, एपिकल हुक इन डाइकोट सेडलिंग में, और ब्रोडनिंग ऑफ एक्सिस, ब्रोडनिंग या स्वेलिंग यानी कि एक्सिस को मोटा कर देता है। एक साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होता है, ऑल दो साइट वेयर एब्सिस टेक प्लेस। हम आगे बताती हूँ। प्रीकर्सर इसका हम याद रखेंगे मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन जो होता है इसका प्रीकर्सर होता है। तो 2 चीज़ तो बिल्कुल याद रखेंगे, इथाइलिन को C2H2 बोलते हैं, दूसरा इसको गैसेस PGR भी बोलते हैं, और इसमें कौन सा बायो एसे किया गया था, ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे किया गया था। जो इथाइलिन होता है वो प्रेजेंट होता है इथाइलिन की तरह और इथियोफोन की तरह। जो इथियोफोन होती है वो एक्वस फॉर्म होती है इथाइलिन की, और जो इथाइलिन होता है वो मोस्टली यूज्ड PGR एग्रीकल्चर में होता है। देखो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हमने मोस्टली बात की थी हमारे ऑक्सिन के बारे में भी, लेकिन जो ये इथाइलिन है ये भी मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर के अंदर हमारा मोस्टली यूज होता है। वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि मोस्टली कौन सा होता है एग्रीकल्चर, तो हम इथाइलिन के साथ जाएंगे। हॉर्टिकल्चर में जाएंगे तो वो होगा हमारा ऑक्सिन। और इसकी एक्वस फॉर्म के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो इथिफोन। जहाँ पे भी जो है गैस और एक्वस की बात आएगी, तो और किसी में तो हमने गैस या एक्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा नहीं, तो वो बस हमारा इथाइलिन ही है। ठीक है। इथेफोन क्या होता है, इथेफोन द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड है सोर्स ऑफ इथाइलिन इथेफोन। इसका काम क्या होता है, इथेफोन एक एक्वस सॉल्यूशन है, इज रेडिली अब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। देखो ये एक्वस फॉर्म है, इसलिए प्लांट इसको जल्दी से अब्जॉर्ब भी कर लेता है और इसको ट्रांसपोर्ट भी कर लेता है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जो फ्रूट की जो राइपनिंग होती है टमाटो और एप्पल, वहाँ पे ये यूज किया जाता है। थिनिंग ऑफ कॉटन में यूज किया जाता है, चेरी में और वॉलनट में ये यूज किया जाता है। एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछी जाती है कि इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर। क्यूकम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर की बात अगर आई तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर ऑप्शन में इथिफोन दे रखा है पर्टिकुलर तो इथिफोन के साथ जाएंगे, अगर ऑप्शन में इथाइलिन दे रखा है, इथिफोन नहीं दे रखा तो इथाइलिन के साथ जाएंगे। लेकिन ये बात हम याद रखेंगे कि फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर जो होता है, यानी कि उसकी याइल्ड को इंक्रीज करने में हमारा कौन सा PGR यूज होता है, इथाइलिन यूज होता है। तो इस ये वाले चीज़ जो है इथाइलिन की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो इथाइलिन होता है वो किस में को प्रमोट करता है, हमारा अब्सिशन में हेल्प करता है, और सेनेसेंस में, जहाँ भी अब्सिशन टूटने की बात आएगी और एज बढ़ने की बात आएगी, वहाँ पे हमारा कौन काम कर रहा है, हमारा इथाइलिन काम कर रहा है। इथाइलिन के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। जैसे जहाँ पे भी फ्रूट राइपनिंग होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जैसे घर में भी आप कई बार जो आम का सीजन होता है उसमें आम को अगर आप लपेट के किसी जगह पे रखोगे और फिर वहाँ पे टच करोगे तो आपको वार्मथ जो है थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, जिससे क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन बढ़ेगा, वहाँ की थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है। अगर पूछा जाए कि क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन रेट बढ़ाने में कौन सा हार्मोन यूज होता है, तो देखो गैस है, घर में गैस जला दी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ी जाएगी। तो गैस हार्मोन एक ही है हमारे पास, इथाइलिन। तो जो इथाइलिन है ये क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन में ही हेल्प करता है। ये क्या करता है, इनिशिएट कर देता है फ्लावरिंग को और सिंक्रोनाइज करता है फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल के अंदर। ठीक है। उसके बाद करता है इंड्यूसिंग फ्लावरिंग करता है मैंगो और पाइनएप्पल के अंदर, जो फ्रूटिंग का काम करता है वो इथाइलिन करता है। बड की डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है, जिससे जर्मिनेशन जो है वो जल्दी हो जाता है। पीनट और पोटैटो ट्यूब्स में हम इसको पढ़ते हैं। दूसरा इसका जो काम होता है, ये राइस प्लांट में ना इलूंगेशन का काम करवा देते हैं, इंटरनोड पे ये काम करते हैं, और राइस प्लांट में जो है डीप वाटर में ये उसकी इलूंगेशन करवा देते हैं। ये रूट की ग्रोथ करवाते हैं, रूट का हेयर की ग्रोथ करवा देते हैं, जिससे क्या है, सरफेस एरिया बढ़ता है। देखो कहीं भी पानी के प्लांट के बारे में अगर हम बात करेंगे ना तो वो वहाँ पे हमारा इथाइलिन ही यूज होता है। तो इसको याद करने का हम तरीका याद करते हैं FM।
FM में क्या होता है, F से फ्लावरिंग का काम करवाया, फ्रूट का काम करवाया, मैचुरेशन का काम करवाया, फीमेलनेस। फीमेलनेस से हमारा क्या आया कि हमारा जो क्यूकम्बर है उसके जो फ्लावर है उसको बढ़ाने में किसने काम किया, हमारा इथाइलिन ने काम किया। M से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग लैटरल ग्रोथ। तो जितने भी ये रूट की ग्रोथ होगी, रूट हेयर की ग्रोथ होगी, और ये पानी वाले जो भी प्लांट है यानी कि राइस पानी के अंदर होता है, इनकी ग्रोथ के लिए कौन यूज होता है, हमारा FM। यानी कि FM का मतलब हो गया हमारा इथाइलिन जो होता है। एक रेस्पिरेशन की बात आई, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने की बात आई, रेस्पिरेशन की बात आई, क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन की बात आई, तो इथाइलिन, क्योंकि जो इथाइलिन होता है वो हमारा गैसियस हार्मोन है, और इथाइलिन गैसियस हार्मोन है, और इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है हमारी इथिफोन, जो कि एक्वस फॉर्म होती है, जो कि मोस्टली यूज्ड होती है प्लांट के केस में, क्योंकि ट्रांसलोकेशन जल्दी कर जाती है। फीमेल क्यूकम्बर फ्लावर के बारे में ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऑप्शन में इथिफोन है तो ये मत सोचना कि हमने कहीं पे ऐसा तो हार्मोन पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए इथिफोन को ध्यान रखना। तो हम इथिफोन के साथ जाएंगे, अगर इथिफोन नहीं तो हम इथाइलिन के साथ जाएंगे और याद रखेंगे FM से। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे। क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन के बारे में हम याद रखेंगे, इसकी दोनों फॉर्म के बारे में याद करेंगे। मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर में ही होता है। और क्या याद रखेंगे, हम C2H2 की तरह भी इथाइलिन को रखते हैं। ये चीज़ें कुछ चीज़ें तो जो हर रिपीट में क्वेश्चन आता है तो वहाँ से तो हम चीज़ें याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ भी आपको दिक्कत हो, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी भी लग रही है और समझ में भी आ रही है तो भी आप मेरे को बताना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब्सिसिक एसिड। देखो अब्सिसिक एसिड जो होता है उसमें क्या है, हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड के अब्सिसिक एसिड जो होते हैं डिस्कवर्ड हुए थे पहले, इनहिबिटर B, अब्सिसन 2 और डॉर्मिन। लेकिन क्या हुआ, ये 3 जो है तीनों के तीनों को बाद में नाम दे दिया गया ABA, यानी कि अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड के बारे में वैसे बहुत नहीं भी पढ़े तो एक ही बात पढ़ ले वो भी काफ़ी है, कि इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और ये बात हमें नहीं भूलनी, ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलनी। देखो अब तक हमने हार्मोन के बारे में कोई स्ट्रेस पढ़ी ही नहीं थी प्लांट में, है ना, एक ही हार्मोन के बारे में पढ़ी, और ये हम लास्ट हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। इसका प्रीकर्सर जो है वो है कैरोटीनॉइड, और इसका काम क्या होता है, एब्सिसिक एसिड से हम याद रखेंगे अब्सिशन में इसका जो है काम होता है, और इसका काम जो होता है इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन में भी इसका काम होता है। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम कौन करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम हमारा अब्सिसिक एसिड करता है। दूसरा जो है अब्सिसिक का मेन काम जो होता है वो एज ए इंट्रिंसिक डेवलपमेंट कंट्रोल की तरह काम करता है। अब तक हमने डेवलपमेंट, अब्सिशन, सेंसेशन, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, लेकिन इंट्रिंसिक वर्ड को तो कहीं नहीं पढ़ा। तो इंट्रिंसिक जो वर्ड होता है वो हमारा अब्सिसिक एसिड में हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ जीनोमिक कंट्रोल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे भी ये हमारा काम करता है प्लांट के। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तीसरी बात है जो वर्नेलाइजेशन होती है। वर्नेलाइजेशन का आपको पता होगा, वर्नेलाइजेशन होता है कि लो टेम्परेचर पे प्लांट की ग्रोथ, यानी कि प्लांट को ग्रोथ के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन और प्लांट मूवमेंट में हमारा कौन सा हार्मोन काम करता है, अब्सिसिक एसिड। यानी कि मेन बात अगर कुछ नहीं याद रही तो अब्सिसिक एसिड के बारे में हम ऐसे जरूर याद रखेंगे कि देखो स्ट्रेस हार्मोन हमारा अब्सिसिक एसिड है, ऑक्सीजन और डोरमेंसी में काम करता है। दूसरा स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प करता है, ये हम याद रखेंगे, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ये वर्नेलाइजेशन का जो पॉइंट है वो हम याद रखेंगे। और इंट्रिंसिक और जीनोमिक कंट्रोल की बात कहीं नहीं आई तो यहाँ पे आई है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब ट्रिक से हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं, सॉरी। ABA क्लोज स्टोमेटा इन स्ट्रेस, यानी कि अब्बा जो है क्लोज कर देते हैं स्टोमेटा को इन स्ट्रेस में, या ABA से हम याद रखेंगे अब्सिसिक एसिड जो है हमारा क्लोज कर देता है स्टोमेटा को इन स्ट्रेस में। तो देख क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम कौन कर रहा है, हमारा अब्सिसिक एसिड। और स्ट्रेस हार्मोन हमारा कौन है, अब्सिसिक एसिड। और जो है अब्सिशन में काम कौन कर रहा है, हमारा अब्सिसिक एसिड। और वर्नेलाइजेशन को हम किसी भी तरीके से याद कर लेंगे कि जो वर्नेलाइजेशन होती है वो हमारा कर रहा है अब्सिसिक एसिड। और इसका प्रीकर्सर जरूर याद करेंगे, कैरोटीनॉइड, यानी कि प्रीकर्सर के बारे में
पूछा जाता है। तो हमने प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। प्लांट हार्मोन में हमने 5 हार्मोन करे, जिसमें से जो है 3 को हमने एज ए ग्रोथ हार्मोन की तरह बात किया, यानी कि प्रमोटिंग की तरह काम बात की। 2 थे जो उनको हमें इनहिबिटिंग की तरह काम किया। तो आई होप आपको हार्मोन जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हार्मोन से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आए तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं क्या अच्छा लगा क्या नहीं। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि आगे हर एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।